लिखिएगा बेटा, आज का टॉपिक, आज के लेक्चर का टॉपिक है बेटा, हम लोगों का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? तो लिखना, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या थ्रू वीबीटी शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, सबके लिए, क्योंकि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को अगर आपको बनाना है बेटा किस थ्योरी से, तो सबसे पहले वो ओवरलैपिंग के पहले 6, 7, 8 3 पॉइंट लिखवाया मैंने, याद है? जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 10 पॉइंट्स लगभग लिखवाया, 9 to 10 पॉइंट, उसमें लास्ट के 3 पॉइंट में क्या बताया मैंने कि बिफोर ओवरलैपिंग या बाइंडिंग क्या होने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन आप पॉलीएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। और हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रोसेस है बेटा? कब करना है? बिफोर ओवरलैपिंग या बिफोर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक बार और याद दिला दूं मैं आपको, अकॉर्डिंग टू वीबीटी लिखिए थ्योरी एक बार। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, हैशटैग डाल के लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल, और फॉर्मेलिटी नहीं करना है, आपको आना ही चाहिए, सीखना ही पड़ेगा। उसके केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते नहीं तो आप। कोवेलेंट मॉलिक्यूल बिफोर ओवरलैपिंग या बाइंडिंग। देखिए बेटा, आपको इधर ध्यान देना, मैं एक सेंटेंस बाद में कंप्लीट करूंगा और एक बार अच्छे समझ ले। जैसे बेटा CH4 एक पॉलीएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि 5 एटम से मिलकर बना है, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। अमोनिया क्या है बेटा? एक पॉलीएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। PCl5 क्या है बेटा? एक पॉली। तो यह बाइंडिंग किस किस के बिटवीन हो रही है? कार्बन और हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, या फास्फोरस एंड क्लोरीन। तो मैंने क्या लिखा हूं? बिफोर ओवरलैपिंग या बाइंडिंग। किसकी बाइंडिंग? ये सेंटर एटम की सराउंडिंग एटम के साथ। सेंटर एटम की, किसको सेंटर एटम मानेंगे आप? जो सिंगल है। तो सेंटर एटम जब सराउंडिंग एटम के साथ क्या करेगा बेटा? बाइंडिंग थ्रू ओवरलैपिंग। तो क्या लिखा हूं मैंने? बिफोर ओवरलैपिंग और बाइंडिंग। इन सेंटर एटम ऑफ मॉलिक्यूल, यह है बेटा सेंटर एटम, यहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन, यहां फास्फोरस। बेटा अगर सेंटर एटम किसको मानेंगे आप? जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपने कहां पढ़े हो? पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन का पावर। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जल्दी इलेक्ट्रॉन रिसीव करे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। या फिर जनरल वे में अभी एट ए टाइम जो सिंगल एटम होगा वो क्या होगा बेटा? सेंटर एटम होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इन सेंटर एटम ऑफ मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, अंडरलाइन का इसको, प्रोसेस अकर्ड। किसमें होगा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस? सेंटर एटम में। किसके पहले? सराउंडिंग। ये कौन से एटम है बेटा? सराउंडिंग एटम से बाइंडिंग के पहले। एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है ये ऐसी प्रोसेस कहां नहीं हुई थी? जब आप
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वहां डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुआ था, डायरेक्ट बाइंडिंग हुआ था। अच्छे समझना है। और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और घर में जाके मेरा ये वीडियो देख लेना है, सीखना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। केवल आप फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते कि चलो ये वाला टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, नोट्स बना लिए, रट के एग्जाम दे दिए और पास हो गए आप। 11 से तो आना ही पड़ेगा, जो टॉपिक फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी हो। ये बातें दिमाग में भर लीजिए आप लोग। अब बेटा यहां हम लोग एक क्वेश्चन बना रहे हैं, पहले डिस्क्राइब, क्वेश्चन बनाइए बेटा एक, डिस्क्राइब हाइब्रिडाइजेशन। डिस्क्राइब हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्राइब करने के पहले जरा मैं समझाऊंगा बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों, समझना अच्छे से, क्यों। ओके अच्छा, एक बात और बताया था मैंने कि हाइब्रिडाइजेशन के पहले और एक स्टेप आप ला सकते हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। बोलो कौन बताएगा? एक्साइटमेंट, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट है, वो कंपलसरी नहीं है। तो उसको कैसे समझाऊंगा, ध्यान देना। तो बेटा देखो, मैं डिस्क्राइब हाइब्रिडाइजेशन, इसको डिफाइन करने के पहले, इसको डिस्क्राइब करने के पहले, इसके फीचर्स को, इसकी प्रॉपर्टीज को समझने के पहले कुछ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, और पूरा ध्यान आप देंगे यहां सब लोग, ठीक है बेटा। सपोज आपको मेथेन मॉलिक्यूल बनाना है। कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? पॉली एटॉमिक, है ना पॉली एटॉमिक। व्हाट मीन बाय पॉली एटॉमिक बच्चे? मोर देन 2 एटम है ना भैया, इसमें 5 एटम है ना बेटा। ओके तो इसमें सबसे पहले क्या चॉइस करेंगे बेटा? स्टेप सीखो, स्टेप सीखो। जब भी कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना है सबसे पहले क्या चॉइस करेंगे आप? सेंटर एटम। क्या चॉइस करेंगे? तो ये सेंटर एटम को चॉइस किया कौन है बेटा? कार्बन। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 6। इसका क्या काउंट करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये फर्स्ट सेल है और ये क्या है बेटा? सेकेंड सेल। हम कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा? मतलब यहाँ बाइंडिंग में या कोई भी प्रोसेस में या ओवरलैपिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल, यही तो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फॉर बाइंडिंग वैलेंस सेल ऑर्बिटल, फॉर बाइंडिंग वैलेंस सेल ऑर्बिटल टेक पार्ट, पार्टिसिपेट, दिस कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बाइंडिंग किससे करना है? हाइड्रोजन से। किसको करना है? कार्बन को। समझ में आ रही हर चीज आपको? रिस्पॉन्स आना चाहिए, यस और नो। ठीक। तो बोले जब भी आपको कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना हो तो पहली स्टेप क्या चलेंगे आप? किसको चॉइस करेंगे? चलो चॉइस कौन है बेटा? एटॉमिक नंबर, उसका क्या लिख दिया आपने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लिखते आपको आता है ना? ये सब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में काउंट किए हैं। मीन्स फर्स्ट सेल के यस में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल के यस में 2 और सेकेंड सेल के पी में 2। अब बेटा जो आउटर मोस्ट सेल है कौन सा है बेटा? सेकेंड। हमको इनर सेल से कभी भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनर सेल से कभी कोई मतलब नहीं होगा। इस बात को कान खोल के सुन लो। आ रहा है समझ में? तो बेटा ये आउटर मोस्ट सेल है, इसको मैं ब्लॉक लेवल पे, ऑर्बिटल लेवल पे बनाता हूं। ये बेटा यस ऑर्बिटल, जनरल वे में ऐसा बनाते हैं। और ये क्या बेटा? पी सब सेल में। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? अरे 2 है, ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। और ये P2, तो 1 1 फिल करेंगे किस रूल से? हुन्स। हुन का रूल क्या बोलता है? फर्स्टली 1 1 देन पेयरिंग, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। पता है नहीं? अच्छा, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या बातें पता चली? अपने 2 to 3 लेक्चर्स हो गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि जब भी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मॉलिक्यूल बनाएंगे तो आउटर मोस्ट सेल के कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेयर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बाइंडिंग में या ओवरलैपिंग में। अच्छे समझना, मैं किसको बता रहा हूं बेटा? तो बस आ ही रही है, वो स्टेप आ रही है, बिल्कुल तैयार रही है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या बला है और क्यों है, क्यों जरूरी है। आ रहा है समझ में? उसको बड़े जनरल वे में समझाऊंगा, गांव की भाषा में, समझ में? ध्यान दो। ओके, तो कार्बन के पास क्या है बेटा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? बाइंडिंग में। किसके साथ बाइंडिंग करना है? कितने हाइड्रोजन है?
और आपके पास कितने अनपेयर्ड हैं? नहीं आया समझ में? तो हमको तो कितने अनपेयर्ड चाहिए? क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही 4 हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग करेंगे ना भाई। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो हमको क्या लाना पड़ेगा बेटा? एक्साइटेशन। क्या लाना पड़ेगा बेटा? अच्छे समझ लो पहले, फिर अपन हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही बन जाएगा आपको। 11th के बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन बहुत टफ लगता है, 12th को भी टफ लगता है। बहुत इजी है बेटा, बस मैं जैसा समझा रहा हूं वैसा समझना, ठीक है? तो एक्साइटेशन में क्या करोगे बेटा? जो वैलेंस शेल का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जो भी नेक्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें क्या कर लेगा? जंप। तो यहां कितना लेफ्ट रहा बेटा? बचा कितना? और यहां कितने आ गए? 3। इज दैट क्लियर? अब कार्बन ने ऐसी गहरी सांस लिया, बोले तुम 4 हाइड्रोजन के लिए मेरे पास अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बोले हाइड्रोजन आ जाओ और क्या कर लो? बाइंडिंग। तो बुला लो हाइड्रोजन को। लेकिन कार्बन बोल रहा है आ जाओ भैया, तुम 4 हाइड्रोजन के लिए मेरे पास एक्साइटेशन प्रोसेस से मैंने अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लेके आ चुका हूं। बोले आ जा बाइंडिंग कर ले। नहीं आया बेटा समझ में? चलो हम हाइड्रोजन को लेके आते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? 1। अरे एटॉमिक नंबर 1 है ना, इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट के फॉर्म में शो कर रहा हूं, ये भी इलेक्ट्रॉन है। बोले आ जाओ। बोले कर लो क्या? ये भी अनपेयर्ड, ये भी। अरे सिंगल है तो हाइड्रोजन के पास सिंगल है तो अनपेयर्ड ही होगा ना भाई। बोले आ जाओ, ओवरलैपिंग कर लो, बाइंडिंग कर लो, ले आ जाओ। लेकिन हाइड्रोजन बोलते हैं हम नहीं आएंगे। समझना बेटा क्या बोल रहे हैं हाइड्रोजन? अच्छा आप बताइए यस कैसा होता है? स्फेरिकल। पी कैसे होते हैं? डंबल शेप, एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अलग अलग किया मैंने। हाइड्रोजन को कॉल कर रहा है कौन बेटा? कार्बन। बोले मैंने तुम्हारे लिए एक्साइटेशन प्रोसेस से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आ चुका हूं, अब आ जाओ और क्या कर लो? बाइंडिंग। तो हाइड्रोजन बोलते हमको नहीं आना है अभी। बोले क्यों बे? अब क्या प्रॉब्लम है? मजा लेना है आपको, है ना बेटा? बोर होके पढ़ोगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, बहुत टफ है। और टफ चीज़ को एंजॉय से पढ़ोगे। तो मैं जोकर इसलिए बन रहा हूँ ताकि आपको थ्योरी समझ में आए। बोले आजा यार बाइंडिंग कर ले। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले देख ऐसा है, अगर हम बाइंडिंग करने आ रहे हैं, यस फोकस, इधर फोकस करना, तो हमारा एक हाइड्रोजन किससे बाइंड होगा? ये वाला सबसेल यस कैसा है बेटा? स्फेरिकल। और ये कैसे है बेटा? तीनों। तो हमारा एक हाइड्रोजन स्फेरिकल शेप से बाइंड होगा और बाकी अदर 3 हाइड्रोजन डंबल शेप से बाइंड होंगे। बोले हम तो हाइड्रोजन चारों एक ही भाई है, और एक किससे जुड़ रहा है और बाकी 3 किससे? दूसरी। आप ये पहली बार समझ में आ गई? बोले ऐसा नहीं चलेगा। समझना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा कारण बता रहा हूं आपको। मालूम है आपने पढ़े होंगे, जब मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था एल, तो SPDF एनर्जी क्या होती है बेटा? इंक्रीज। तो यहां ये यस है और ये क्या है बेटा? ये 2s है और ये क्या है? P है, 2p है। तो P की एनर्जी ज्यादा है किससे? ओके, P की एनर्जी ज्यादा है किससे बेटा? तो हमारा एक भाई लो एनर्जी से बाइंड होगा और हम 3। बोले ऐसा नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? 2 बातें समझ में आई? 2 बातें समझ में आई। एक यस से बाइंड होगा और बाकी 3 पी से। ब्लड एक मामा के मौसी का समझ में आएगी नहीं बेटा? ओके, एक लो एनर्जी से बाइंड होगा और बाकी 3। बोले नहीं हम नहीं आएंगे अभी। तो बोले मैं क्या करूं? बोले सब ये अभी ये स्फेरिकल है और ये कैसे है? इसकी लो एनर्जी और इनकी क्या है? बोले इन सब की एनर्जी को क्या कर पहले? सेम। अब आगे समझ में? एनर्जी को क्या कर? सेम कर। और इनके शेप या स्ट्रक्चर को भी क्या कर? सेम कर। ना कोई यस रहे ना कोई पी रहे। समझ में आ गया? आया? तो बोले ठीक है यार। कौन बोल रहा है बेटा ऐसा? कार्बन। बोले ठीक है चलो रे तुम लोग एक हो जाओ। ये जो गैप है कौन सा गैप है बेटा? एनर्जी गैप है, क्योंकि यस से अधिक एनर्जी किसकी है? पी की। तो ये जो गैप है ये कौन सा गैप है?
बोले सबकी पहले एनर्जी सेम कर, सबके पहले एनर्जी। हमारे हाइड्रोजन किससे अटैच होने वाला था, किससे बाइंड होने वाला था, एस से, और बाकी 3 पी से। बोले ऐसा नहीं चलेगा। बोले मॉलिक्यूल के अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। क्या आएंगे बेटा? जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर क्रैक, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, गैप्स आ जाएंगे। कौन सा गैप बेटा? एनर्जी गैप। तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? तो बोले एक काम कर, सबसे पहले इन सबको क्या कर दे? फ्यूज। तो कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल के सभी ऑर्बिटल को क्या करेगा बेटा? बोले मिक्स हो जाओ। अब ये यस है और ये क्या है? ये लो एनर्जी और ये क्या है? ये स्फेरिकल और ये क्या है? बोले ऐसा नहीं, सब एक हो जाओ। इज दैट क्लियर? मजा आएगा आपको हाइब्रिडाइज समझने में। फ्यूज हो गए एक नए बेटा। हाइब्रिडाइजेशन शब्द समझ लो पहले। कौन सा शब्द बेटा? 2 or more than 2। देखो ये हाइब्रिडाइजेशन टर्म आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा, बॉटनी में मिलेगा, जूलॉजी में मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन है क्या समझ लो। व्हेन 2 or more than 2 डिफरेंट कैरेक्टर, व्हेन 2 or more than 2, व्हेन 2 or more than 2 फ्यूज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं एंड फॉर्म वन न्यू कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर बनाते हैं। और जो नया कैरेक्टर बनेगा वो पेरेंट कैरेक्टर से बिल्कुल अलग होगा और ज्यादा एडवांटेजेबल होगा, ज्यादा लाभदायक होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये फिजिक्स में भी मिल सकता है आपको, ये केमिस्ट्री में भी मिल सकता है, और बायोलॉजी में तो हाइब्रिडाइजेशन आप 12th में पढ़ोगे ही, मेंडलिज्म में। कहाँ पढ़ोगे बेटा? तो हाइब्रिडाइजेशन चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे कहीं, उसकी एक ही डेफिनेशन है। व्हेन 2 or more than 2 डिफरेंट कैरेक्टर फ्यूज टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू कैरेक्टर। और जो न्यू कैरेक्टर होगा वो जो पेरेंटल कैरेक्टर है उनसे बिल्कुल अलग होगा और ज्यादा। समझ गए बेटा? समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो वही होने वाला है यहाँ। तो बोले चलो क्या हो जाओ बेटा? फ्यूज। सब मिल जाओ, ना तो कोई यस रहे ना तो कोई पी रहे, ना किसी की एनर्जी कम रहे ना किसी की एनर्जी, ना कोई यहाँ स्फेरिकल रहे ना कोई यहाँ नहीं। यहाँ समझ में? तो ये फ्यूज होंगे। ये कौन सा गैप है बेटा? एनर्जी। ये फ्यूज होके अब सब एक जैसे हो गए। अच्छा, फ्यूजन के पहले कितने ऑर्बिटल है? एक यस, ये px, ये py, और ये फ्यूजन के बाद भी कितने हैं? 4 है। फ्यूजन के पहले भी कितने थे? फ्यूजन के बाद भी कितने ऑर्बिटल फ्यूजन में पार्टिसिपेट किए? 4। ध्यान दो, नाम आ रहा है, बहुत काम कीजिए। कितने ऑर्बिटल फ्यूजन में पार्टिसिपेट किए? 4। तो इस फ्यूजन का नाम क्या होगा? sp3 फ्यूजन। क्या नाम होगा बेटा? फ्यूजन के लिए अब नया टर्म यूज कर लो, बोलो हाइब्रिडाइजेशन। ओके। अब ये पहले क्या था? एस स्पेरिकल था। अब इसका नाम sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी सबकी एनर्जी, सबका शेप भी। अब ना कोई एस रहा ना कोई पी रहा, सबके नाम एक जैसे हो गए। ना आप कोई स्फेरिकल रहा ना कोई डम्बल शेप। अब नए स्ट्रक्चर, इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है बाद में बताएंगे, लेकिन सबके स्ट्रक्चर क्या हो चुके हैं, सबके एनर्जी क्या हो चुकी है, सबके नाम क्या हो चुके हैं। हाँ, और सबके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 1। इनमें अभी भी क्या रहेंगे? अब कौन किससे लाएंगे आप? हाइड्रोजन। बोले अब हम आएंगे और क्या करेंगे भैया? बाइंडिंग और ओवरलैपिंग। अब होगा ओवरलैपिंग या बाइंडिंग। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 1 1। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये हो गई बाइंडिंग। ये मैंने शॉर्टकट में बताया। देन व्हाट यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? तो करें अब डेफिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन के पहले क्या लेके आया मैं? एक एग्जांपल और दूं, वंस मोर एक और दूं। चलो, मुझे कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है बेटा? NH3। कौन सा बनाना है? तो पहली स्टेप कौन सी चॉइस करेंगे? बोलो बोलो, सीख लो, सीख ले। सेंटर एटम नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या लिखेंगे इसका? 1s2 2s2 2p3। ये कौन सा सोइल? आउटर मोस्ट, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केवल किससे मतलब है? आउटर मोस्ट। यस में कितने? 2, p में कितने? 3।
समझ में आ रहा है? पी में 3 कैसे? अनपेयर्ड 1 1 1। 3 हाइड्रोजन के लिए कितने अनपेयर्ड चाहिए? ऑलरेडी है। ये क्या है? पेयर्ड। पेयर्ड कभी बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो क्या आपको यहां एक्साइटेशन लाने की जरूरत पड़ेगी क्या? इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि एक्साइटेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो आप सीधे क्या करेंगे? फ्यूजन। अब यहां एक बात और समझना बेटा, ये पेयर्ड है और ये क्या है? अब आप हाइड्रोजन को कॉल कर सकते हैं। समझ रहे? यहां बड़ी खास चीज आ रही है, यही समझ, यहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बोले यार अब 3 हाइड्रोजन के लिए 3 अनपेयर्ड है, यस, तो यहां बाइंडिंग में पार्टिसिपेट, तो 3 हाइड्रोजन तो 3 px py pz डंबल शेप से ही बाइंड होंगे ना? अरे होंगे क्या नहीं होंगे? तो यहां हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है क्या? क्योंकि तीनों हाइड्रोजन p से ही बाइंड होने और तीनों p की एनर्जी क्या है? सेम। एक ही सबसेल के वेरियस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम। बोले यहां तो जरूरत नहीं होना चाहिए भैया हाइब्रिडाइजेशन की। कौन बोल रहा है? बोले तुम आ जाओ और क्या कर लो? बाइंडिंग। लेकिन हाइड्रोजन बोलते हैं हम नहीं आएंगे। बोले क्यों बे? बोले यहां प्रॉब्लम समझ में आ रहा था कि एक एस से बाइंड हो रहा था और एक पी से, तो सबकी एनर्जी क्या कर दी है? सेम। लेकिन बोले यार तुम 3 हाइड्रोजन तो पी से ही बाइंड होंगे ना भैया। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? किससे बाइंड होंगे? तो बोले और इन सबकी एनर्जी क्या है? इन सबका शेप भी क्या है? अरे ए भी डंबल शेप है, ए भी डंबल शेप है, ए भी। तो बोले अब क्या जरूरत है बे हाइब्रिडाइजेशन की? बोले नहीं, क्योंकि बोले हम ठीक है इन तीनों से बाइंड होंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा? अनपेयर्ड। ये इससे हम बाइंडिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है बेटा? लेकिन बोले ये आउटर मोस्ट सेल में हमारे साथ ही रहेगा। अरे आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल ना पूरे, देखो देखो समझना, ये आउटर मोस्ट सेल में हमारे साथ ही रहेगा। अरे ये भी आउटर मोस्ट सेल का है ना 2s बेटा। ठीक है, बोले हम किससे बाइंड हो रहे हैं? पी से, जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है, जिनके शेप भी क्या है? ठीक है, बोले इससे हमारा कोई लेना देना, लेकिन बोले ये साला हमारे साथ ही रहेगा। कहाँ बेटा? और साला बोले गड़ेगा, यू नो, ये डिस्टर्ब पैदा करेगा। इसको भी मिला ले, इसको भी फ्यूजन में मिला ले। बेशक ये आगे बाइंडिंग में पार्टिसिपेट, लेकिन ये आउटर मोशन में हमारे साथ ही रहेगा। बेटा ये जो है इसको लोन पेयर बोलते हैं। कौन सा नया टर्म आया? लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। बोले हमारे साथ ही रहेगा और हमको पिंच करेगा, हमको, क्योंकि हमारे साथ ही रहने वाला नहीं। ठीक है, ये बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये हमको प्रॉब्लमेटिक, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि ये आउटर मोशन में। हाँ ठीक है कि हम बाइंडिंग है बेटा, चूकना मत, उधर मत देख, हाइब्रिडाइज समझ लो, चूके तो गए। तो मैं तुमको हाइब्रिडाइजेशन की सब चीजें भी बताने वाला हूं, यहां समझा के बताने वाला हूं। तो बोले एक काम कर, बोले ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि ये ठीक है बाइंडिंग में पार्टिसिपेट, लेकिन ये हमारे साथ ही वैलेंस सेल में रहेगा। और ये जो गैप है, कौन सा गैप है? वो अमोनिया मॉलिक्यूल, तेरे गैप नहीं चाहिए, एनर्जी के, मुझे एनर्जी भरी है ना वहां, उस एनर्जी को क्या कर ले? कम कर ले। याद रखना बेटा, बाइंडिंग का जो टारगेट होता है वो एनर्जी को कम करना होता है। तो जब कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है, कौन सा बेटा? तो एक एनर्जी कहां कम होती है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और दूसरी एनर्जी कहां कम होगी? बाइंडिंग। बाइंडिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। तो बोले हमारे साथ ही रहेगा और क्या क्रिएट करेगा? रिपल्सन। क्या बेटा? इसकी जो एनर्जी है रिपल्सन क्रिएट करेगी। तो इसे भी मिला ले। नहीं आया समझ में? इसे भी मिला ले, इसको भी एक कर ले। यार मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या मतलब हुआ बेटा? हाइब्रिडाइजेशन में सेंटर एटम यहां कौन था? बोलो। कि ऑल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे सेंटर एटम के, चाहे वो अनपेयर्ड हो चाहे वो
सब फ्यूजन में भाग लेना चाहिए। बोले ये देखो अनपेड आ गया ना पूरे, यहां किसके बाद आए, एक्साइटेड, यहां एक्साइटेशन की जरूरत, लेकिन बोले हमारे साथ ही रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, हमको पिंच करेगा, इसको भी मिला लो। तो बोले ठीक है, ये जो समझ रहे हो ना पूरा लिखाऊंगा मैं यहाँ। तो बोले ठीक है तू भी मिल जा भैया, अभी हाइड्रोजन नहीं आएंगे अब ये सब क्या करेंगे बेटा, फ्यूजन। क्या करेंगे, तो फ्यूजन में आप फिर कितने भाग लेंगे, एस पी एक्स पी वाई पी जेड। तो फ्यूजन में कितने पार्टिसिपेट किए, 4। तो इस फ्यूजन का नाम भी क्या, हाँ, लेकिन यहाँ एक क्या है, ये पेयर, तो ये क्या है, पेयर, ये बाइंडिंग में आगे पार्टिसिपेट। फिर ये किसको बुलाओ आप, हाइड्रोजन के पास भी एक एक अनपेयर है। बोले क्या कर ले भाई, बाइंड। बोले ये प्रॉब्लम पैदा अब नहीं करेगा क्योंकि इसको भी आपने मिला लिया। तो क्या बेटा हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, फाइनल बात बोलो, सेंटर एटम के ऑल ऑर्बिटल्स, चाहे वो अनपेयर्ड हो या पेयर्ड, सब फ्यूजन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद कौन आएंगे, सराउंडिंग एटम, और क्या करेंगे, बाइंडिंग, और फाइनली आपका मॉलिक्यूल बन जाए। इज दैट क्लियर? तो मैं स्टार्ट करूँ अभी दोनों एग्जाम्पल से, जितनी बातें लिखाऊंगा आप क्लियर हो जाएगी। नहीं तो केवल लिखा था और आप यस सर बोलते समझ में कुछ नहीं आता। तो ठीक है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की क्या डेफिनेशन आपके सामने आई बताओ। चलिए लिखिए हम, अब आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। मेरा दावा है और वादा भी है। चलो तो लिखिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी। डेफिनेशन न बेटा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ polyatomic covalent molecule, during the formation of polyatomic covalent molecule, all valence shell orbital, क्या लिख रहे हो ध्यान देना बेटा, और जो आपने समझे हो वही लिखा रहा हूं मैं। आए कंफ्यूजन होगा तो पूछोगे आप। ऑल वैलेंस शेल ऑर्बिटल किसके, सेंटर एटम के, शाबाश, ऑफ सेंटर एटम, फ्यूज टू ईच अदर, फ्यूज टू ईच अदर, काय के लिए, फॉर ऑप्टेन सिमिलर एनर्जी एंड शेप। इज दैट क्लियर? यही समझाया मैंने आपको। फॉर ऑप्टेन क्या बेटा, सिमिलर एनर्जी एंड शेप, एंड फॉर्म इक्वल नंबर, अरे 4 पार्टिसिपेट तो 4 ही मिले थे आपको, एंड फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, जितने ऑर्बिटल बेटा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या मिलेंगे, न्यू ऑर्बिटल, जिसमें सबके नाम क्या होंगे, सेम, जिनके सबके शेप क्या होंगे, सेम, सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम। आ रहा है इसमें, एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। These phenomena is called hybridization. बेहतरीन डेफिनेशन।
ओके बेटा, इज दैट क्लियर? यही एग्जांपल में समझाया था मैंने आपको। तो सेंटर एटम चाहेगा कि सराउंडिंग एटम से बाइंड होने के पहले उसके ऑल ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या हो जाए, सेम, ताकि वहां कोई गैप न रहे, कोई डिफ्रेंसिएशन न रहे। और इससे उस मॉलिक्यूल को क्या मिलती है बेटा, स्टेबिलिटी। और बाइंडिंग आखिर आप कर क्यों रहे हैं, स्टेबिलिटी के। फाइनल जो गोल है, फाइनल जो पर्पस है बाइंडिंग का, वो काय के लिए बेटा, स्टेबिलिटी के लिए। और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से क्या मिलती है, एक स्टेबिलिटी। क्रैक्स नहीं होते मॉलिक्यूल के अंदर, आरएस में एनर्जी के क्रैक्स नहीं आते, शेप के क्रैक्स नहीं आते, तो मॉलिक्यूल बड़ा सिमेट्रिकल रहता है, सममित रहता है। आरएस में याद रखिए। तो ये है बेटा किसकी डेफिनेशन। अब साइड हेडिंग डालना, फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला फीचर बताओ बेटा, किसके पहले होने वाली प्रोसेस है ये, ओवरलैपिंग के फीचर्स हैं। और ये फीचर्स हमेशा याद रखना। आकर्ड, पहला पॉइंट, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन आकर्ड, यहां लिख दो हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा, अकर्ड बिफोर ओवरलैपिंग। किसमें, इन सेंटर एटम। बार बार रिवाइज भी हो रहा है, और जो चीज बार बार रिवाइज होती है वो रट जाती है बेटा, बार बार समझ में आ गई, मतलब रट गई आपको, समझ में आ रहा है। दूसरा लिखो, क्या लिखा आपने, हाइब्रिडाइजेशन अकर्ड बिफोर ओवरलैपिंग। किसमें बेटा, इन। दूसरा फीचर क्या है बताओ इसका, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑल ऑर्बिटल्स। ऑल मीन्स चाहे पेयर्ड हो या अनपेयर्ड, चाहे वो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करे या ना करे, करेंगे तो वही जो अनपेयर्ड होंगे। आए, जैसे अमोनिया में समझाया था ना मैंने, क्या बेटा, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑल ऑर्बिटल्स। कौन ऑल भैया, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। कहां के आप, वैलेंस सेल। किसके, सेंटर एटम के, आप वैलेंस सेल। ठीक है, इन बहुत प्यारा लाइन है बेटा, ये सेकेंड लाइन बहुत ही प्यारी लाइन है। इन हाइब्रिडाइजेशन के ऑल ऑर्बिटल, पेयर्ड हो या अनपेयर्ड, आप वैलेंस सेल पार्टिसिपेट। क्या सेकेंड फीचर भी क्लियर हुआ आपको? दो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, और ये हजारों एग्जाम्पल देंगे तो यही बात दिखेगी आपको, समझ में आ रहा है। और दे देंगे एक बार एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, ठीक है। थर्ड, अब देखिए बेटा, जब मैं आपको मेथेन और अमोनिया का एग्जाम्पल से समझाया, तो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे थे आपको। मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? एक एस और 3 पी, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, और सबके नाम क्या, sp3। समझ में आ रहा है? तो लिखिए बेटा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल always equal to the number of parent orbital always equal to the number of parent orbitals which participate in hybridization। क्लियर? ओके, ठीक है बेटा। ये 3.3 फीचर्स क्लियर है। एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी आपको, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे, जिनकी एनर्जी
बोलो, जिनके शेप और ये इवन उनके नाम भी अब याद रखना। आ रहा है समझ में? याद रखिए। अब ध्यान देना बेटा, समझना बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर। अब मैं एक बार और आगे और फीचर्स लिखाने के लिए एक हाल मॉलिक्यूल और ले लेते हैं। चलो वाटर बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? वाटर, H2O, सेंटर एटम ऑक्सीजन। आप समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप। जब भी आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना है, किससे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो सबसे पहले क्या चॉइस करेंगे बेटा? सेंटर एटम। कौन है बेटा? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p4। ये आउटर मोस्ट सेल है। हमको मतलब ही किससे भाई? आउटर मोस्ट सेल। उसी का नाम क्या है भाई? वैलेंस सेल। यस में कितना बेटा? 2, पी में कितना बेटा? 4 है ना बे? तो 1 2 3 4 हुन्स रूल से भरेंगे ना आप। 1 1 1 देन बचे हुए तो पेयरिंग करेंगे। ओके, हुन्स रूल पढ़ लेना जाके, ऐसे नहीं आना, रिवाइज करके आना। ओके, आपको 2 हाइड्रोजन के लिए कितने अनपेड चाहिए? ऑलरेडी है, ऑलरेडी। क्या एक्साइटेशन लाएंगे आप? बस ये सीख लीजिए, नहीं लाएंगे एक्साइटेशन तो आप किसको कॉल करेंगे? लेकिन हाइड्रोजन बोलेगा अभी मैं, बोले ये कौन है? यस, स्फेरिकल। ये PX, ये दोनों कैसे हैं बेटा? पेयर्ड। ये आगे हाइड्रोजन में इसके साथ बाइंडिंग, लेकिन ये हमारे साथ ही तो रहेंगे ना, तो इनकी भी एनर्जी क्या कर लो, इनका भी शेप क्या कर लो, इसको भी बोले खोपचे में मिला लो। ओके ओके, तो ये PY है बेटा और ये क्या? PZ। अब ये लो एनर्जी और ये, इन तीनों की एनर्जी क्या है? सेम। लेकिन हमारा तो रूल है कि ऑल ऑर्बिटल्स, ऑल, चाहे वो पेयर्ड हो या आप वैलेंस है, किसके? आप सेंटर एटम। बोले चलो अपनी सब एनर्जी क्या करो? सेम। क्या करके? फ्यूजन। इसी फ्यूजन का नाम आप बोलो आप। अच्छा, आप कितने ऑर्बिटल इस फ्यूजन में पार्टिसिपेट करें? 4। यस, पेयर्ड PX, पेयर्ड PY, अनपेयर्ड PZ, अनपेयर्ड, तो 4 ऑर्बिटल फ्यूजन करें। तो इस फ्यूजन या इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? अरे फिर से sp3 होगा। अब ये न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये तीसरे एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। ओके ओके, ये क्या है बेटा? पेयर्ड, ये बाइंडिंग में पार्टिसिपेट। ये भी क्या है बेटा? बाइंडिंग में पार्टिसिपेट। इन पेयर्स को, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो पेयर आते हैं, इनका नाम है लोन पेयर। बोलो एक बार। अब ये 2 क्या है बेटा? अब किसको कॉल करोगे? बोले आजा भैया, और क्या कर ले? अब एक बात सुनो, हमने बाइंडिंग मिस, बाइंडिंग किससे होती है? ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग हो गई ना, बाइंडिंग हो गई ना भाई, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल और, अच्छा इसका नाम क्या बोलो? sp3। इसका भी नाम बोलो, इसका भी नाम बोलो, इसका भी नाम बोलो। क्योंकि आप ना तो कोई S है, ना तो कोई PX है, ना तो कोई PY है, ना तो कोई PZ है, ना तो आप कोई स्फेरिकल, ना कोई डम्बल शेप है, ना किसी की अब एनर्जी कम है, ना किसी की एनर्जी ज़्यादा। हाँ बेटा, अभी नहीं ना, वो अभी नहीं, अभी हाइब्रिडाइजेशन समझना है, अभी आगे के लेक्चर्स में इनके स्ट्रक्चर शेप सब होते हैं, सब बताइए। ओके, वो अभी नहीं, अभी केवल क्या समझना है आपको? एट ए टाइम फोकस करो, आगे मत बोलो कि आगे क्या होगा। हमको पहले क्या करते आना चाहिए बेटा? हाइब्रिडाइजेशन, उसका एक्चुअल शेप सब फिक्स है, सब बता देंगे आपको। तो इस पूरे, ये कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले आपको? 4। इन सबके नाम क्या है? sp3 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 sp3। लेकिन ये 2 sp3 क्या करेंगे? ओवरलैपिंग या बाइंडिंग। क्यों करेंगे? अनपेड। अनपेड तो ओवरलैपिंग या बाइंडिंग करते हैं, काय के लिए? पेयरिंग के लिए। अरे ओवरलैपिंग या बाइंडिंग होती किसके लिए? पेयरिंग के लिए। जो ऑलरेडी पेयर्ड है वो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? पक्का? दिल से बोल। अब ध्यान दे बेटा, मैं जो कितने पॉइंट लिखे आपने? 3। 4th फीचर लिखा रहा हूं जो यहां से समझा रहा हूं।
अभी तक जितने जो एग्जाम्पल दिया, समझना बेटा, एक बार और ऊपर मुंडी करेंगे आप। ये हाँ, तो ये क्या हुआ बेटा, ओवरलैपिंग, बाइंडिंग। अब आपने पढ़े हो वैलेंस बांड थ्योरी में कि ओवरलैपिंग या बाइंडिंग तो दो टाइप की होती है, एक्सियल और तो ये सर आपने पूछे नहीं कि सर ये एक्सियल ओवरलैपिंग है कि लेटरल। तो कान खोल के सब लोग सुनना, भूलना नहीं। कब तक नहीं भूलना, जब तक आपकी लाइफ में केमिस्ट्री है। और ये हमेशा बेटा आपको 12th में मिलेगा, ये BSc फर्स्ट ईयर मिलेगा, कि मतलब कहीं भी मिलेगा आपको। कॉलेज करो तो भी कोई, आप 11th की थ्योरियां कभी भी पीछा नहीं छोड़, बार बार आपकी लाइफ में आएगी। और यहाँ कन्फ्यूजन है तो आगे फिर कन्फ्यूजन ही है। तो आप पूछो मुझसे कि सर ये वाली जो ओवरलैपिंग है कौन सी है, पूछो बेटा। याद रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेंटर एटम के। किसके बेटा, जब भी सराउंडिंग एटम के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, सराउंडिंग एटम के ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो उसके ऑर्बिटल में है, तो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेंगे। कौन सी बेटा, हमेशा डायरेक्शनल ओवरलैपिंग ही करेंगे। एक्सियल डायरेक्शनल होती है और लेटरल कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल। तो बहुत ही प्यारा पॉइंट ना बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सो एक्सियल ओवरलैपिंग, अंडरलाइन कर दो इस पॉइंट को, भूलना नहीं। कभी भी ये लेटरल ओवरलैपिंग, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, वो कभी भी लेटरल ओवरलैपिंग कौन सी करेंगे, आमने सामने वाली करेंगे। आ रहा है समझ में, क्या बेटा बोलो, सो एक्सियल ओवरलैपिंग विथ किसके साथ, किसके साथ बोलो, सराउंडिंग एटम ऑर्बिटल। क्या आपको समझ में आया बेटा, मीन्स कौन से बॉन्ड बनाएंगे, क्या बोले, सिग्मा। अरे एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं ना, दस ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है, पूरे कंफ्यूजन को क्या कर देता है, क्लियर। इसका मतलब, अगर ये बेटा सुन लो, इसका मतलब एक दूसरा मतलब समझ लो, यदि सेंटर एटम का कोई ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका मतलब वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमेशा ही माउथ टू माउथ ओवरलैपिंग करते हैं। अगर सेंटर एटम का मान लो, ऐसे मॉलिक्यूल बताऊंगा बाद में मैं, अभी रेट नहीं, यदि सेंटर एटम का कोई ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम के ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है बेटा, बोलो, इसका मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में वो अनहाइब्रिड होता है, वो ये फ्यूजन में पार्टिसिपेट, वो अनहाइब्रिड होता है, वो जात के बाहर ही होता है। इज दैट क्लियर, ये फोर्थ लाइन अच्छे से याद रखना। आ रहा है समझ में, हाँ बेटा। अब जो तूने पूछा था उसको भी यहाँ काउंट कर रहा हूं, ये जो ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, हाइब्रिड। अरे हाइब्रिडाइजेशन के बाद मिले ना, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इनका एक स्पेसिफिक विशिष्ट क्या होता है, ओरिएंटेशन या शेप होता है। कैसा होता है, सब पढ़ेंगे। इनका एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, विन्यास या शेप होता है, सबका फिक्स होता है। किसका क्या फिक्स है सब बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, किसके बेटा, तो नेक्स्ट फिफ्थ, द स्ट्रक्चर, बहुत ही प्यारा पॉइंट, फिर से इसको तो प्रूफ करेंगे बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। द स्ट्रक्चर आर ओरिएंटेशन, द स्ट्रक्चर आर ओरिएंटेशन of hybrid orbital the structure are, देखो बेटा ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, बोलो, हाइब्रिड। ये तो ऐसे ब्लॉक शेप बनाए हो, इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, और स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, आप कुछ भी नहीं बना सकते, फिक्स होते हैं। तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के कौन सा स्ट्रक्चर फिक्स है, वो सब आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने आप आएगा, ठीक है। ये कैसा है बेटा, स्फेरिकल। अरे
बिफोर हाइब्रिडाइजेशन कैसा था, ये कैसा था, ये कैसा था। अब ये सब फ्यूज हुए तो एक नया स्ट्रक्चर बना दो, उसका भी कोई स्ट्रक्चर होगा ना, उसका क्या होगा, छुपा हुआ है बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है ना। अभी क्या, देखो बेटा मेन चीज़ है, बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे, सब एक साथ भर दूंगा ना कंफ्यूज जाओगे। पहले हमको केवल किस प्रोसेस को समझना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं क्या लिख रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर आर ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। पूरी लाइन अच्छे से लिखना, अरे लिख दिया था क्या, ऑर्बिटल ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिटरमाइन द शेप ज्योमेट्री डिटरमाइन द क्या बेटा, शेप कामा लगाओ, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, इसका जो ओरिएंटेशन होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, वही डिसाइड करेगा किसके स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल के, किसके बॉन्ड एंगल को, मॉलिक्यूल के जो बनेगा। ये किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोलो, अरे H2O के लिए था ना ये, ऑक्सीजन का, और ये क्या, तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से बाइंड हो गए, कौन से ऑर्बिटल से, हाइब्रिड, तो बन गया ना H2O मॉलिक्यूल। अब इस H2O का शेप क्या होगा, इस H2O का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, कौन डिसाइड करने वाला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप या ओरिएंटेशन। है ना बेटा समझ में, ये बहुत प्यारी लाइन, यही तो यही है, सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं इस लाइन से। आप कितने पॉइंट हुए बेटा, पूरे पॉइंट क्लियर हुए अभी तक, कैसे डिसाइड होगा आगे पढ़ने वाले हैं आप, लास्ट पॉइंट और लेक्चर खत्म, ठीक है आज का, ध्यान दो। सिक्स पॉइंट, based on the number of orbital which participate in hybridization, based on the number of ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन हाइब्रिड। जैसे बेटा यहाँ कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए, 4, अरे एक या 3 पी किसके, सेंटर एटम के, आउटर मोस्ट शेल के, सभी पेयर्ड और अनपेयर्ड। तो मैंने क्या लिया, तो नंबर ऑफ, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या दिया मैंने, क्यों sp3 दिया, क्योंकि यहाँ की जो फ्यूजन प्रोसेस है उसमें एक एस और 3 पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक एस और एक ही पी करे किसी मॉलिक्यूल में तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और 2 पी करे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और 3 पी करे तो ये p3 ऊपर पड़ रहा है, वो क्यूब नहीं है, यहाँ मेस मत घुसड़ देना अपनी, sp क्यूब नहीं पड़ रहा, समझ में ना बेटा, पक्का। हाँ वो जो नंबर है उसको ऐसे ऊपर लिखे जाते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, द हाइब्रिडाइजेशन is a following type, sp, sp2, sp3। हमने अभी तक जो तीनों एग्जाम्पल दिए किसके दिए थे बेटा, sp3 के। sp2 वाले भी ढेर भर मॉलिक्यूल अपने पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। 4 sp3d, डी ऑर्बिटल भी मालूम है ना आपको, डी सब सेल में, sp3d2 6 sp3d3, ये इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन बेटा जो आपको कॉमन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में मिलेंगे। कितने हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6। कुछ ऐसे भी होते हैं, उन पर अभी क्वेश्चन नहीं पूछना, वो कुछ डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में होते हैं जो डी से स्टार्ट होते हैं। किससे बेटा, लेकिन वो 12th में आपको पढ़ने मिलेंगे। कहाँ, 12th में।
एंड DsP2, DsP3, D2sP3, ऐसे भी होते हैं क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अभी इसको दिमाग से निकाल दो। ये कहाँ खेलेंगे अपन इसको, 12th में। पहले इनको समझ लो तो खुद ही समझ में आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? ये पूरे ये वाले जो मॉलिक्यूल जो एस से स्टार्ट होते हैं, ये 11th में भी और 12th में। ये कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उनमें मिलते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट होता है। ओके, तो याद रख लेना, अभी हमको पढ़ना किसको है, जो एस से स्टार्ट होते हैं। अगर 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे तो sp, 3 करे तो एक s और 2p हो गए 3, एक s और 3p 4, जैसे ये 4 हुए ना, वैसे sp3d5 हुई, sp3d2 6, sp3d3 7 तक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या बनाने के लिए, पॉली एटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल। किसके, सेंटर एटम के। कहां के, आउटर मोस्ट शेल के। कैसे, पेयर्ड भी और अनपेयर्ड भी। हो गया, पूरी समरी हो गई। ओके, वेरी गुड।